नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य राज्य प्रशासन पढ़ रहे थे और इसमें हमने मौर्य राज्य प्रशासन के अंतर्गत मौर्य राज्य प्रशासन को जानने वाले ऐतिहासिक सोर्सेज के बारे में जाना। विशेषतः चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध जाना, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन, राजा, मंत्री परिषद, मंत्री और जो अन्य पदाधिकारी थे जिन्हें तीर्थ के नाम से जाना जाता, उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी विद्यार्थियों। आज हम इसके अलावा हमने प्रांतीय प्रशासन है उसके बारे में भी जानकारी कर ली थी और आज हम बात करेंगे नगर प्रबंध की, यानी कि मौर्यकालीन नगर प्रबंध के बारे में हम विस्तृत से जानेंगे। तो विद्यार्थियों, हम आपको अच्छे से बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है एक राजदूत आया था, यूनान का राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जिसकी किताब का नाम है इंडिका। तो विशेष रूप से मेगस्थनीज ने जो अपनी पुस्तक है इंडिका है उसमें जो है नगर प्रबंध की विशेष विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसके अनुसार बड़े बड़े नगरों के प्रबंध के लिए जो नगराध्यक्ष तथा नागरिक नामक अधिकारी नियुक्त किए थे, परंतु जो मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका उसमें जो है पाटलिपुत्र में नगर व्यवस्था का उसमें उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से जो मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका है इंडिका उसमें पाटलिपुत्र नगर में 6 समितियों का विवरण किया है और उसमें इसके अनुसार प्रत्येक समिति के अंतर्गत 5-5 सदस्य होते थे। विद्यार्थियों देखिए, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र हैं और जो मेगस्थनीज की जो इंडिका है, दोनों में कुछ तथ्यों को लेकर के मतभेद हैं। तो हम इसमें जो मेगस्थनीज ने जो बताया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मेगस्थनीज के अनुसार जो प्रत्येक नगर के अंतर्गत जो है 6 समितियां होती थी और 6 समितियों में 5-5 सदस्य होती थी। तो 6 × 5 यानी 30 सदस्यों के नगर मंडल या म्यूनिसिपल बोर्ड होता था और ये जो सदस्य हैं पृथक पृथक कार्यों के लिए 6 समितियों के अंतर्गत विभक्त होते थे। और ऐसा अंदाजा लगाया जाता है विद्यार्थियों कि नागरिक नामक अधिकारी की देखरेख में ये जितनी भी समितियां थी वो चला करती थी और मेगस्थनीज ने इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों, ये 6 समितियां कौन कौन सी थी। विद्यार्थियों, सेट का एक एग्ज़ाम होता है, विशेष रूप से जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके अंतर्गत जो आगे जाके रिसर्च या विद्यार्थी जो आगे जाके कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं उसके लिए सेट का एग्ज़ाम होता है और नेशनल लेवल पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, क्योंकि वो एग्ज़ाम मैंने दिया था तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ये जो नगर प्रबंध की जो समितियां हैं मेगस्थनीज ने जो बनाई है उन समितियों के बारे में पूछा था कि उसमें 4 समितियों के नाम थे, निम्न में से कौन सी नहीं थी। तो 3 तो इसमें से दे रखी थी और एक थी जो उसमें नहीं थी, वो उसका उत्तर था। विद्यार्थियों, अब हम डिटेल से जान लेते हैं कि आखिरकार ये 6 समितियां कौन सी थी। तो पहली समिति थी विद्यार्थियों, वो उद्योग धंधे से संबंधित होती थी और नागरिकों के जो कार्य होते थे उनकी बारे में उसको जानकारी रखती थी कि कौन आदमी कौन सा उद्योग धंधा करता है या कौन व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। इसके अंतर्गत वो अगर कोई व्यक्ति कारीगर है या कुछ और कार्य कर रहा है, शिल्पकार है, तो उसमें वो सामान की शुद्धता देखती थी और कारीगर को कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी कि अगर कोई समिति बनी हुई है कि क्या वास्तव में जो कारीगर काम कर रहे हैं उसके अनुसार उसे वेतन मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो कारीगरों के पारिश्रमिकों का निर्णय कितना होना चाहिए उसका निर्णय लेती थी। श्रमिकों एवं शिल्पकारों की रक्षा करना इस समिति का क्या होता था, मुख्य उद्देश्य होता था। तो विद्यार्थियों, ये थी पहली समिति जो उद्योग धंधों से संबंधित थी। दूसरी जो समिति है वह समिति विदेशियों की देखभाल करती थी। उस युग में क्या होता था कि जो व्यापार वाणिज्य है, शिक्षा है, भ्रमण है आदि से संबंध में क्या होता था, अनेक विदेशी यात्री भारत में आते थे। कुछ लोग पढ़ने के लिए भी आते थे। आपको पता है कि अशोक के समय में या अशोक के बाद या चंद्रगुप्त मौर्य के समय अनेक जो चीनी यात्री, तिब्बती यात्री बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आते थे। कुछ लोग भ्रमण के लिए भी आते थे। और व्यापार वाणिज्य तो आपको पता ही है कि हमारा जो आदिम प्राचीन काल है उससे ही जो विदेशियों के साथ हमारा व्यापार रहा है। आगे हम बात करते हैं विदेशी समिति की कि ये समिति उनकी गतिविधियां कि कौन विदेशी मान लीजिए जो है देश के विरुद्ध तो कार्य नहीं कर रहे हैं,
उनके कार्यों की व्यवस्था गतिविधियाँ और उनके कार्यों को देखती थी। उनका निवास कहाँ होगा, उनका भोजन क्या होगा, यदि वो बीमार हो जाएंगे तो उनके लिए औषधि की व्यवस्था करना, अन्य और भी जो मूलभूत आवश्यकता होती थी उसके बारे में ये जो समिति है ध्यान देती थी। भारत में किसी विदेशी की मृत्यु हो जाने पर क्या किया जाना चाहिए ये भी उसका निर्णय लेती थी, या फिर उस देश तथा धर्म की परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कराना है, या उसकी कोई संपत्ति है उसके उचित कोई उत्तराधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचाना है। ये सब कार्य इस समिति का होता था। तो विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट समिति थी ये विदेशी समिति, जो मैगस्टीन ने अपनी जो पुस्तक है इंडिका उसमें लिखी है। तीसरी समिति थी विद्यार्थियों, वो थी नगर की जनगणना का काम करने वाली। तो नगर की जनगणना से कार्य नगर में जन्म मरण के क्या आंकड़े हैं इसका मुख्य कार्य था कि कौन व्यक्ति मतलब तत्समय कौन मरा है, बुजुर्गों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, इस प्रकार से वो जनगणना का कार्य करती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जनगणना का कार्य है वो मौर्य प्रशासन में भी काफ़ी जन्म चुका था, क्योंकि हमने पूर्व के वीडियो में भी विद्यार्थियों चर्चा की है कि जो मौर्य शासन प्रबंध है उसको अंग्रेजों तक अपनाया गया है। तीसरी समिति की अब हम चौथी समिति की अब हम चर्चा करते हैं, वो है व्यापार वाणिज्य व्यवसाय से संबंधित थी, या वाणिज्य व्यवसाय संबंधी कार्य देखती थी। ये जो समिति है जो बिकने वाले सामान है, जो मार्केट में जो सामान मिलते थे, नगर में जो सामान मिलते थे उनकी जानकारी रखती थी, और नाप और तोल के जो परिमाण है यानी कि जो बाँट है उसका सही प्रयोग पर नियंत्रण रखती थी कि कोई जो दुकानदार है वो कम तो नहीं तोल रहा है इस प्रकार से, या बाट का वजन है यदि 1 किलो है 950 ग्राम का ही है तो उसको भी वो ध्यान रखती थी। और ऐसा अनुमान लगाया है कि उस युग के अंदर जो व्यापारी एवं दुकानदारों के लिए राज्य द्वारा मुद्रांकित जो बाट है उनका मापों का प्रयोग ही आवश्यकता, एक से अधिक जो वस्तुओं का प्रयोग करने वाले व्यापारियों को अधिक कर चुकाना पड़ता था। तो विद्यार्थियों इसमें क्या था कि जो मुद्रा विभाग था या फिर जो मुद्रा या बाट नियंत्रण विभाग था, तो जो शासक है या केंद्रीय विभाग है उसके द्वारा ही दुकानदारों को मापतोल की इकाइयां हैं जो दी जाती थी विशेष रूप से। और यदि व्यक्ति का व्यापार का क्षेत्र यदि बड़ा है तो उसको अतिरिक्त जो है टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं पांचवी समिति, जो अत्यंत महत्वपूर्ण समिति थी, जिसका कार्य था नई और पुरानी वस्तुओं की मिलावट की जांच को रोकना। तो विद्यार्थियों इसको हम समझेंगे कि पांचवी जो समिति है वो क्या करती थी, नई और पुरानी वस्तुओं की मिलावट को जो है उसको रोकती थी। कोई भी दुकानदार एक ही समय में नई और पुरानी वस्तुओं को एक साथ नहीं बेच सकता था, उसे पृथक पृथक रखना पड़ता था कि कोई व्यक्ति मान लीजिए दाल है तो पुरानी दाल में नई दाल मिला करके नहीं बेचेगा। इस प्रकार से ये समिति देखती थी बहुत बारीकी से कि क्या नए दाल को या नए अनाज को पुराने अनाज में मिला करके तो नहीं बेचा जा रहा है, तो ऐसा वो जो दुकानदार है उस पर नियंत्रण रखती थी। अंतिम जो है छठी समिति थी वो थी बिकी हुई वस्तु पर उनके मूल्य के अनुसार बिक्री कर वसूल करना। देखो विद्यार्थियों आज हम जो जिन जीएसटी की जिन टैक्स की हम बात कर रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी जो भारत की अर्थव्यवस्था है या मौर्य शासन की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी मजबूत रही होगी कि जो बिकी हुई जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य के अनुसार बिक्री कर वसूल करना, और जो व्यक्ति बिक्री कर की चोरी करने का प्रयास करता उसे सख्त सजा दी जाती थी, जिसके अंतर्गत कभी उनका अंग भंग और प्राणदंड भी दे दिया जाता था। तो इसमें कोई विद्यार्थियों संदेह नहीं है कि जो मौर्य युग का जो हम कहें जो समितियां हैं या बोर्ड है आजकल की जो नगरपालिका के समान कार्य करते थे, परंतु जो नगर मंडल के सदस्य भी निर्वाचित होते थे राज्य की ओर से अथवा राज्य की ओर से मनोनीत किए जाते थे, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या इलेक्शन होता था नहीं होता था या राजा ही उनको अपॉइंट कर देता था, ऐसी इसकी डिटेल नहीं मिली है। किस आधार पर व्यवस्था की जाती थी और मतदान का आधार जो है किसे प्राप्त था, इन सब बातों की भी जानकारी नहीं मिलती है। विद्यार्थियों कुछ विद्वानों का मानना है कि आज की भांति दलबंदी के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते थे। तो विद्यार्थियों ये हमने पढ़ लिया जो मौर्यकालीन जो नगरीय व्यवस्था थी उनके बारे में हमने जान लिया। विद्यार्थियों अब हम जानेंगे जो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसको हम डिटेल से जानेंगे। तो विद्यार्थियों न्याय व्यवस्था की दृष्टि से
अगर हम मौर्य काल की बात करें तो जो गांव होता था वो सबसे छोटी अदालत होती थी। वहाँ पर जो गांव का जो मुखिया था उसी के माध्यम से क्या होते थे, गांव के लोगों के जो विवाद होते थे, झगड़े होते थे, उनको फैसला ले लिया जाता था। इसके ऊपर जो होता था संग्रहण, हमने चर्चा की थी पिछले वाले वीडियो में, संग्रहण, द्रोणमुख, जनपद, यहाँ पर बड़े न्यायालय होते थे। साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायालय राजा स्वयं होता था। राजा संपूर्ण निर्णयों पर, आपको विद्यार्थियों हम बता चुके हैं, राजा ही प्रमुख होता था। वो किसी न्यायालय के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी कर सकता था, किसी भी न्यायालय के निर्णय को रद्द भी कर सकता था। इसके अलावा मौर्यकालीन न्यायालयों की 2 श्रेणियां हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे संबंधित पूछे जा चुके हैं कि मौर्य काल के समय में क्या थी, 2 प्रकार की न्यायालय की व्यवस्था थी। एक था धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय और दूसरा था कंटक शोधन या फौजदारी न्यायालय। तो जो नागरिकों के परस्पर अभियोगों की सुनवाई करते थे और निर्णय लेते थे, और जो दीवानी मामले होते थे उनका जो निर्णय है वह धर्मस्थीय न्यायालय में होता था। दूसरा था कंटक शोधन अथवा फौजदारी। इसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में अभियोगों का यानी जो वाद विवाद होता था उनकी सुनवाई की जाती थी। सामान्यतः इसमें फौजदारी तथा राजद्रोह आदि के मामलों को सुना जाता था। इसके अलावा जो नगरों के न्यायाधीशों के लिए व्यवहारिक महामात्र शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जो कि नगरवासियों के जो अभियोग होते थे उनकी सुनवाई करती थी। जनपद के न्यायाधीशों को राजुक के नाम से जाना जाता था। विद्यार्थियों आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखेंगे कि राजुक कौन थे। 2 नंबर के जो आपका लघुत्रात्मक प्रश्न आता है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जनपद के जो न्यायाधीश है उनको राजुक कहा जाता है, या ये पूछा जा सकता है कि राजुक कौन थे। तो विद्यार्थियों इसको भी आप अच्छे से समझेंगे कि जनपद के जो न्यायाधीश है उनको राजुक के नाम से पुकारा जाता था। और मौर्य साम्राज्य में जो न्याय व्यवस्था है वो धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज्य शासन पर आधारित होती थी। कोई भी जो न्यायाधीश है वो मनमानी नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाँ अपराधियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी वहीं भ्रष्ट तथा गलत निर्णय देने वाले न्यायाधीशों के लिए भी कठोर दंड की व्यवस्था थी। ऐसी स्थिति हम मौर्य काल के अंतर्गत देखते हैं। तो विद्यार्थियों हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौर्य काल में जो स्थिति है वो कितनी मजबूत रही होगी, चाहे न्याय के क्षेत्र में हो चाहे नगर के क्षेत्र में हो, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा जो राजा हैं, मंत्रिपरिषद है, तीर्थ हैं, तो कितनी सॉलिड जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था हमें मौर्य काल के अंतर्गत देखते हैं। विद्यार्थियों अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं अंतिम रूप से गुप्तचर व्यवस्था की गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। जो कौटिल्य है उसकी जो कृति है अर्थशास्त्र, उसमें उसने जो गुप्तचर विभाग है उसका विस्तृत से उल्लेख किया है। उसने बताया है कि अपने अपने क्षेत्र की प्रत्येक बात की सूचना जो है राजा तक पहुंचाना इसका काम होता था। जो गुप्तचर होता था उसको प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कार्य दिया हुआ होता था और उसका मूल कार्य होता था कि राजा तक वो सूचना पहुंचाए। जो यूनानी लेखक हुए हैं एरियन, उन्हें ओवरसियर और स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर के नाम से संबोधित किया है। तो विद्यार्थियों आप इसको ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रेबो हैं जो उन्होंने जो है इन गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है, तथा यूनानी लेखक हैं एरियन, उन्होंने इन्हें ओवरसियर कहा है। तो विद्यार्थियों आप इन दोनों नामों को अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है इस विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी और गुप्तचरों की 2 विद्यार्थी श्रेणियां थी, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक थी संस्था और दूसरी थी संचारा। तो विद्यार्थी उसको याद करने की तरफ से याद रखेंगे, एक तो है संस्था और दूसरी है संचारा। जो संस्था होती थी जो स्थायी रूप से एक स्थान पर काम करते थे और जो संचारा होते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे, वो संचारा कहलाते। विद्यार्थियों जब मैं पढ़ा करती थी तो मैंने इसका एक कोड बनाया था कि संस्था जो क्या होती है स्थायी होती है और संचारा क्या होती है इधर उधर घूमने वाली, संचरण करने वाली होती है। तो स्थायी रूप से जो कार्य करेंगे एक स्थान पर रह करके वो संस्था कहलाएंगे, और संचारा जो क्या है जगह जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करेंगे वो संचारा कहलाएंगे। तो गुप्तचर लोग क्या करते थे, शत्रु राज्यों में जाकर के गुप्त बातों को पता लगाते थे और उसे सांकेतिक लिपि में उसको प्रयोग करते थे। गुप्तचर जो लोग थे भिन्न भिन्न वेश धारण करके समाज में भी रहते थे और अपना काम करते थे और राजा को ये जानकारी देते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, या राजा के प्रति
राजा के प्रति लोगों की किस प्रकार की विचारधारणा है, ऐसे बारे में भी जानकारी लगाई जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने देख लिया कि जो मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक है और किस प्रकार महिलाएं भी इस जो कार्य है उसमें निपुण थी। हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौर्यकालीन जो गुप्तचर व्यवस्था है कितनी मजबूत रही होगी, या संपूर्ण रूप से अगर हम प्रशासन की बात करें, संपूर्ण जो केंद्रीय प्रशासन की बात करें या अन्य जो स्वायत्ता की बात करें, तो कितनी मजबूत व्यवस्था रही होगी जो आगे तक भी अपनाई जा रही होगी।